कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 4 है उत्सर्जन, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिए हैं और इसका पूरा कंसेप्ट भी पढ़ लिए हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में क्या करना, तो इसके प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देख लेना, ताकि इस चैप्टर की जो पूरी कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। आखिर हमारा अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या कहना है। पहला प्रश्न है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। आखिरकार कि जो हमारा किडनी होता है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है, इस बात को हमको बताना है। ठीक है। देखिए क्या लिखा गया ऑप्शन ए में, क्या लिखा गया है, तो ऑप्शन ए में लिखा गया है उत्सर्जन, ऑप्शन बी में श्वसन, ऑप्शन सी में पोषण, ऑप्शन डी में परिवहन। तो आप बताइए कि हम लोग किडनी के बारे में किस चैप्टर में पढ़े थे। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी जो हम किडनी के बारे में पढ़े थे वह तो हम लोग उत्सर्जन के चैप्टर में पढ़े थे। जब हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि उसमें किडनी क्या होता है, किडनी के बारे में पढ़े थे। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्सर्जन। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहे हैं कि जो रेजिन होता है ना, रेजिन किस प्रकार के पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। क्या होता है, कहते हैं रेजिन जो होता है किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है बबूल का, ऑप्शन बी में दिया गया है कनेर का, ऑप्शन सी में दिया गया है पीपल का, और ऑप्शन डी में गया है चीड़ का। देखिए जो हमारा रेजिन होता है ना, रेजिन जो हमारा होता है, ठीक है, तो रेजिन हमारा, ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा रेजिन का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, रेजिन किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ, तो ये हमारा क्या होता है, तो बबूल का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो रेजिन होता है। यानी कि इसका सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर का ए। और पीला कनेर क्या होता है, कनेर, साथ में क्या होता है, एक में कलर को चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए जो हमारा पीपल होता है और जो कनेर होता है इनका होता है लेटेक्स, इनका क्या होता है, लेटेक्स होता है। क्या होता है, इसका उत्सर्जित पदार्थ लेटेक्स होता है। और जो चीड़ होता है इसका उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद। क्या होता है, गोंद होता है। चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ हमारा गोंद होता है। ठीक। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि कारण कि जो पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह किस रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है पत्तियों में, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है छालों में, ऑप्शन सी में कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी में। यानी कि जो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं तो वह पौधे के सभी भागों में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, पौधे के सभी भागों में स्थित होते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 में, क्या आगे प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहे हैं कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। आखिरकार कि वृक्क की जो हमारा वृक्क यानी कि जो हमारा किडनी होता है उसकी रचना जो किसके क्रिया करते हैं वह किनके कारण होता है। ऑप्शन ए, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में न्यूरॉन, ऑप्शन सी में अधिवृक्ष, ऑप्शन डी में मूत्र मार्ग। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तथा जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो हमारा होता है न्यूरॉन। क्या होता है, तो हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं और आगे देखने की प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहे हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आखिरकार मूत्र में यानी कि पेशाब में ऐसा कौन सा तत्व यानी कि कैसा प्रोटीन वर्णक उपस्थित होता है जिसकी वजह से पेशाब यानी मूत्र का रंग पीला होता है। ए में अमोनिया, बी में क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया है यूरोक्रोम, सी में यूरिया और डी में यूरिक अम्ल। तो जिसका सही जवाब होगा ना वह होगा इसका क्या होगा, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण पेशाब का रंग पीला होता है। किसकी उपस्थिति कारण, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण पेशाब का रंग पीला होता है। 6 में कह रहा है कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। आखिरकार यानी कि जो डायलिसिस मशीन होता है वह किस प्रकार से काम करता है। ए में कृत्रिम यकृत के कारण, बी में कृत्रिम वृषण के कारण, सी में कृत्रिम वृक्क के कारण,
ये हमारा वृषण है और ये हमारा वृक्क है। डी में कृत्रिम ग्रंथि कांड। देखिए जो हमारा डायलिसिस मशीन होता है ना, या किडनी की तरह कार्य करता है। कैसा किडनी की तरह? तो कृत्रिम वृक्क यानी कि की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये हमारा कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि जो हमारा किडनी होता है कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। अब हम लोग इससे और आगे देखने की प्रयास करते हैं। देखिए और आगे में देखिए साथ में क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं। आखिर कारण कि एक नेफ्रॉन की एक मानव वृक्क में यानी कि एक किडनी का निर्माण करने में कितने नेफ्रॉन मिल करके एक किडनी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में 10 लाख, ऑप्शन बी में 100 लाख, ऑप्शन सी में लगभग 100 और ऑप्शन डी में 1000। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके एक वृक्क की रचना करते हैं। कितने? तो 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके एक वृक्क की रचना करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर क्या कर रहे हैं? इनमें कौन सा साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। आखिरकार इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि मानव के मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम क्लोराइड जो कि मानव मूत्र में उपस्थित होते हैं, बी में सोडियम नाइट्रेट और सी में जल तथा डी में होता है यूरिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह इसका सही जवाब क्या होगा? वह होगा सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम नाइट्रेट ही ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है जो कि क्या होता है कि हमारे मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में, यानी कि 9 में। 9 क्या कर रहा है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होती है। कितना होता है कि यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। देखिए जो हमारा यूरिया का जो प्रतिशत मात्रा होता है ना, ऑप्शन ए में दिया गया है 96%, ऑप्शन बी में 2%, ऑप्शन सी में 4%, ऑप्शन डी में 60%। तो जो यूरिया की जो सही मात्रा होगा ना वो होगा लगभग में 2%। कितना होता है? लगभग में 2%। और हम लोग आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न की डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आखिर कारण कि जो हमारा डायलिसिस मशीन होते हैं वो रक्त को शुद्ध करता है, तो पूरी शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनको हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है डायलिसिस कहते हैं, बी में हीमोडायलिसिस कहते हैं, सी में कोशिका डायलिसिस कहते हैं और डी में डायलाइजर कहते हैं। तो इसके जो सही आंसर हम लोग करेंगे ना वो होगा हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस, यानी कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? तो हीमोडायलिसिस कहलाती हैं। 11 नंबर प्रश्न है क्या कर रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। क्या होते हैं? यानी कि रेजिन एवं गोंद जो होते हैं पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं, यानी कि स्थित रहते हैं। ए में दिया गया है फ्लोएम, बी में कार्टेक्स, सी में छाल में और डी में पुराने जाइलम में। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे वो करेंगे पुराने जाइलम में। किस में करेंगे? तो पुराने जाइलम में करेंगे। ठीक, अब चलते हैं ये 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया रंग का उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि आप देखे हुए कि जो कुछ पदार्थ होते हैं ना उसमें दूधिया कलर का गाढ़ा तत्व पाते हैं। क्या होता है? दूधिया कलर का गाढ़ा तत्व पाते हैं, उस गाढ़ा तत्व को क्या कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया लेटेक्स, ऑप्शन बी में रेजिन, ऑप्शन सी में गोंद और ऑप्शन डी में टैनिन। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ना वो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो करेंगे लेटेक्स होता है। क्या होता है? लेटेक्स होता है। अब लोग हमारे 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। यानी कि जो हमारे लेटेक्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में पीपल में, ऑप्शन बी में बरगद में, ऑप्शन सी में पीला कनेर में, ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें सभी में, यानी कि पीपल में, पीला कनेर, बरगद सभी में क्या होता है? तो लेटेक्स पाया जाता है। क्या होता है? सभी में लेटेक्स पाया जाता है। आगे है हमारा 14 नंबर प्रश्न कि अगर किसी कारणवश किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो दूसरा उसका परिणाम क्या होगा। क्या होगा? तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि मान चलिए कि कोई मनुष्य है जो क्या कोई व्यक्ति हैं जिसके एक वृक्क क्या हुआ काम करना ही बंद कर दिया, काम नहीं करेगा, तो दूसरा वृक्क से क्या होगा? उत्सर्जन होगा, मर तो नहीं जाएगा ना। तो ऑप्शन ए में होगा कि उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य का तुरंत मृत्यु हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होगी। क्या होगी?
दूसरे वृक्ष से अपसरण की क्रिया पूर्ण हो गई। अब और चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरह। आखिरकार संख्या 15 क्या कराएं कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन नहीं है, यानी कि इसमें कौन ऐसा अंग है जो उत्सर्जी अंग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए में फेफड़ा, ऑप्शन बी में यकृत, ऑप्शन सी में अग्नाशय, ऑप्शन डी में वृक्क। देखिए तो जो इसके सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अग्नाशय। देखिए जो अग्नाशय होता है ना वह क्या करता है, उत्सर्जी अंग का, अग्नाशय जो होता है हमारा है उत्सर्जी अंग का क्या करता है, उत्सर्जी अंग नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत कोई भी उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। 16 नंबर 16 में प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग जौहर को निष्क्रिय करता है, यानी कि मानव के शरीर में ऐसा कौन सा मतलब कि अंग है जो जौहर को भी निष्क्रिय, यानी कि जौहर को भी पाचन करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए में वृक्क, सी में क्या है, बी में क्या है, तो बी में हमारा है अग्नाशय, सी में पित्ताशय और डी में फेफड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा वृक्क, यानी कि वृक्क एक ऐसा अंग है जो कि जौहर को भी निष्क्रिय करने का प्रयास करता है। और मेरे पर आगे हैं 17 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं, यानी कि एक मनुष्य के अंदर कितने किडनी होते हैं, इन बात को बताना है। देखिए तो एक किडनी यानी कि लिखा गया ना तो 2 बोलेंगे और नहीं तो एक जोड़ा बोलेंगे। कितने बोलेंगे, 2 बोलेंगे, नहीं तो एक जोड़ा बताएंगे। कितना, एक जोड़ा। तो आइए देखते हैं क्या बताया लिखा गया है। लिखा क्या गया है कि ऑप्शन ए में 1 जोड़ा, ऑप्शन बी में 2 जोड़ा, ऑप्शन सी में 5 जोड़ा, ऑप्शन डी में 3 जोड़ा। तो जो इसका सही आंसर क्या करेंगे, 2 किडनी यानी कि 1 जोड़ा। कि क्या नहीं, कितने जोड़ा, तो 1 जोड़ा होते हैं। 18वां प्रश्न है कि वृक्क की आकार होता है, यानी कि जो हमारा किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए में सेम के बीज का समान, ऑप्शन बी में गेहूं के बीज का समान, ऑप्शन सी में धान के बीज का समान, ऑप्शन डी में मटर के बीज का समान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सेम के बीज का समान जो हमारा होता है वृक्क का आकार होता है। किसके समान, तो सेम के बीज का आकार के समान होता है। और नेक्स्ट में प्रश्न क्या रहा है कि पौधे में उत्सर्जन होता है। आखिरकार जो पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होते हैं। वात रंध्र होता है, देखिए वात रंध्रों से, पत्तियों के गिरने से, छालों के बिलगाव से, इनमें सभी से। जिसका सही आंसर होगा ना वो होगा इनमें से सभी से, क्योंकि वात रंध्र यानी कि जो पाँच लिए पौधा गया, पौधे की जो सतह पर जो छिद्र होते हैं ना वो छालों पर, उसे बोलते हैं वात रंध्र। तो इनकी माध्यम से भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियाँ जब गिरती है उसमें उत्सर्जन की क्रिया होती हैं, जब छाल अलग होते हैं तभी भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। मात्र हमारा 1-2 प्रश्न और हैं जिनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक इकाई कौन है। देखिए ये प्रश्न दोबारा आ गया। ऑप्शन ए में न्यूरॉन, ऑप्शन बी में नेफ्रॉन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और हमारा एक अंतिम प्रश्न है जिनको देखने की प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद में हमारा क्या होगा, इस चैप्टर का सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी फिनिश कर देंगे। देखिए लिखा गया है कि मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जक अंग क्या है। देखिए मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जक अंग क्या है, तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो वृक्क, बी में यकृत, सी में अग्नाशय, डी में लीवर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वृक्क, यानी कि हमारी किडनी होता है जो कि शरीर की क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जक अंग होता है, प्रमुख उत्सर्जक अंग होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।